अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये जो यहाँ पर IAS 16 और 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि IAS 16 स्टैंडर्ड का नाम है और 6 उसके पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ की फॉर्म में स्टैंडर्ड होता है, उसमें ये बातें लिखी होंगी, ये हम पढ़ चुके हैं। ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि PPE क्या चीज है। अगर आपको याद होगा कि PPE में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी, अगर मैं उनको हाईलाइट करूं तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल, बात हमने पढ़ी फिक्स्ड एसेट्स, और ये लिखा हुआ है कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड। लिक्विडेट का मतलब होता है कन्वर्टेबल टू कैश। अब जो चीज जल्दी कन्वर्टेबल टू कैश है, जैसे अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल की जो मैक्सिमम लाइफ होती है, जो सही वाली वो होती है 90 दिन, उससे ज्यादा नहीं। और आपको पता है अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री के बारे में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा भी हो जाए ना, तब भी ये करंट एसेट है, और ये PRs में लिखा हुआ है अकाउंटिंग की बुक के अंदर कि अगर आप लाइफ ज्यादा भी हो जाए नॉन करंट, सॉरी इसकी इन्वेंट्री की और अकाउंट रिसीवेबल की, ये फिर भी करंट एसेट रहेंगे। वो कहता है उसके बाद हमने इसके 4 पर्पस पढ़े। क्या लिखा हुआ? हेल्ड फॉर यूज, किसके लिए? सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज, रेंटल टू अदर एडमिन पर्पस, और लाइफ क्या लिखी हुई है? मोर देन 1 ईयर। तो कह रहे हैं वैसे तो छुट्टी है, तो आप पे डिपेंड करता है। एमएस का कह रहे हैं, एमएस का सेकंड, और वो ERC की क्लास रख लेते, बाकी ऑफर चले। हाँ जी, अच्छा लिखा हुआ इट इज इम्पोर्टेंट, कहते हैं इनटेंजिबल को इसलिए क्योंकि ये टेंजिबल नहीं है, और इन्वेंट्री इसलिए सेल करने के लिए हमने रखना नहीं। उसके यहां से वो, अगर एक घर है, बिल्डिंग है, अगर आपने एक रियल एस्टेट बंदा रियल एस्टेट का काम करता है, वो घर बना के बेच, अगर वो एक बिल्डिंग बनाता है अपने ऑफिस के लिए, वो उसके लिए PPE, फिर वो एक कंपनी को दे, वो भी इनके लिए क्या है? PPE। ठीक होगी बात? ये बातें कुछ यही लिखी हुई है यहां। रिकग्निशन क्राइटेरिया का मतलब होता है कि हम एसेट कब मान, अपना एसेट वो कहता है कि चाहिए कि अब कितनी अंग्रेजी मुश्किल आपको लग रही है, इससे साफ साफ है कि अगर ये आपका नॉन करंट एसेट है, इससे जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलना है, प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम, फ्यूचर प्रोबेबल, इससे जो फ्यूचर में मिलना है, इसका एसोसिएटेड विद द आइटम का मतलब क्या होता है? इस पेन का विल फ्लो टू द एंटिटी, मतलब एंटिटी इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड कॉस्ट मेजर तक फाइंड नहीं हो सकती ना, वो आप नहीं लिख सकते। कब भला होता? अब बिल्डिंग हुआ है, आधा नहीं हुआ, नाम आप उसको बोल दो प्रोग्रेस। जो इन्वेंट्री होती है ना, वो वर्क है, और जो नॉन करंट एसेट इन प्रोग्रेस हो, इन प्रोग्रेस। ये नीचे आपने खुद पैराग्राफ पढ़ना है, जो बातें आपको ना समझ लगेंगी वो पहले भी एक दफा ये आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, दोबारा एक दफा देख लेनी। ये एक दफा पढ़ लेना सारा, ये वही कॉस्ट वाली चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है।
एक्सचेंज का केस बन गया, ये आप लोग कर चुके हो। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का केस हो गया हमारा। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स एंड डेप्रिसिएशन, ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, बल्कि ये आपने पूरा नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे ने पीआरसी में पेपर देना है उसने पढ़ना है, बाकी किसी ने नहीं पढ़ना। ये वही वाला है, रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, ये वही चीजें हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेथड, इसमें से भी सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है इस पेज की, इस पेज की भी थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी की बात कर रहा हूं, इसकी भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल तो आप लोग करोगे, मैं ये कह रहा हूं कि थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें से एमसीक्यूज नहीं बन सकते, ये इंपॉर्टेंट है। और देखें ना पैराग्राफ भी 43, 44, 48, 52, 54 एंड 50 इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब पढ़ना है हमने, इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है इसमें। थ्योरेटिकल क्लास से ये भी पढ़ना है आपने। डी रिकॉग्निशन, अच्छा कुछ बातें आपको वैसे सारी जिंदगी के लिए याद रखने वाली। डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करते हैं? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो। अगर अवेलेबल फॉर यूज की डेट ना बताई हो तो जब उसकी इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो वो अवेलेबल फॉर यूज समझा जाएगा। दो बातें मैंने की हैं। पहली बात, एसेट डेप्रिशिएट कब होगा? जब अवेलेबल फॉर यूज होगा। अगर अवेलेबल फॉर यूज की डेट ना बताई हो तो जब एसेट उसकी इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कंप्लीट होने की डेट बताई हो तो उस दिन से। लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल स्टार्ट हो, हाँ अगर बताई सिर्फ वही डेट है तो फिर तो जाहिर सी बात है, फिर हम वही समझेंगे कंप्लीट भी हो गया और उसी दिन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट भी होगी। डी रिकॉग्निशन का मतलब होता है, रिकॉग्निशन का मतलब होता है एसेट डेबिट करना और डी रिकॉग्निशन का मतलब होता है क्रेडिट करना। दो तरह से डी रिकॉग्नाइज होता है, एक तो डिस्पोज कर दो। डिस्पोजल का मतलब किसी को पता है? सिर्फ बेच देने को डिस्पोजल नहीं कहते। बेच देना, गायब हो जाना, एक्सचेंज कर देना, मतलब आप, डिस्पोजल का मतलब है आपका एसेट आपसे जा रहा है, वो किसी भी तरह से चला जाए। इवन के आपके घर का अफराद भी लेकर जा रहा है तो ड्राइंग्स, तब भी डिस्पोजल है। एक होता है कि मौजूद है बट उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आना बंद हो गया, डी रिकॉग्नाइज कर देते। एक वो एसेट कि जिसको सपोजेड ऐसा कि आप रख दिया, कबाड़ी आएगा तो बेच देंगे वरना पड़ा है, वो भी जाता है। दो तरह के एसेट होते हैं, एक तो डिस्पोजल जिसमें एसेट बिक जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई लेकर चला जाए। दूसरा आपके पास ही मौजूद है लेकिन वो बेनिफिट नहीं दे रहा, उसका बेनिफिट आना बंद हो जाए, तब भी डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। यहां पर देख लो, कहता है द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ on disposal या when no future economic benefit are expected to its use are, कहता जब आपको लगता है ना इसको बेचने से फायदा है ना इसको इस्तेमाल करने से कोई फायदा है, तो तब भी हम उसको डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। डेट ऑफ डिस्पोजल व्हेन रेसिपिएंट कौन सा होगा, हम या अगला बंदा? जब अगला बंदा हमारा कंट्रोल चला जाएगा उसका कंट्रोल आ जाएगा। आगे इसने वो बातें लिखी हैं जो पार्ट रिप्लेस करने वाली। इन केस पार्ट ऑफ एन एसेट इज रिप्लेस्ड, न्यू पार्ट इज रिकॉग्नाइज्ड and the old part is regardless of whether the replaced part had been depreciated separately or not। चाहे वो सेपरेटली डेप्रिशिएट होता है या इकट्ठा डेप्रिशिएट होता है, जो नया पार्ट आएगा वो डेबिट, पुराना पार्ट इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। ये इंपॉर्टेंट है, कहता है अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब इसको अलग से डेप्रिशिएट करना या इसको रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल नहीं लग रहा, entity to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of the replacement of an asset। कहता है जो पुराना एसेट है ना उसकी जो कैरिंग अमाउंट है ना उसी पे नया एसेट को रिकॉग्नाइज कर दो। वही वाला कि जब फेयर वैल्यू नहीं होती
तो हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट ले लेते। कहता है अगर नए पार्ट, पुराने पार्ट की या नए पार्ट की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल भी नहीं लग रहा, तो फिर आप ऐसा करें, जो ओल्ड पार्ट दे रहे हो ना, उसी की कैरिंग अमाउंट नए पार्ट की कॉस्ट समझ लो। पता है इससे अकाउंटिंग में क्या फर्क आएगा, डेप्रिसिएशन में या इन चीजों में क्या फर्क आएगा? कुछ भी नहीं फर्क आता। कैरिंग अमाउंट पहले से मौजूद है, वो निकाल के नई कैरिंग अमाउंट लिखनी है तो वही लिखनी है। तो अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है ना पार्ट रिप्लेस करने की कॉस्ट और रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन, तो कोई चेंज नहीं आता। बस लिखते हुए कहना है नए पार्ट को पुराने पार्ट की कैरिंग अमाउंट पे लिख दो, नए पार्ट को पुराने पार्ट की कैरिंग अमाउंट पे लिख दो। उसके बाद गेन और लॉस, तो वो आपको पता है कि एसओपीएल के अंदर इसका चार्ज होता है। बस ये चीजें बतानी थी, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये एंट्रीज आपने पढ़ ली हुई हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे हम जा रहे हैं। और रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हैं। ये हमारा फेज 2 स्टार्ट हो गया, आईए 16 का पुराना फेज खत्म हो गया। अब इसके सारे लेक्चर्स अगर आपको पिछले साल वाले चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, उसमें मैंने थोड़ी बहुत बुक रीडिंग भी करवाई हुई है। अगर आपको अपनी क्लास के चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पीआरसी के अंदर इन जो थ्योरी मैंने छुड़वाई है ना, वो पढ़ ली हुई है और अच्छी पढ़ ली हुई है, आपको याद भी है थोड़ी बहुत, और अभी अभी तो पेपर दिया। जो दूसरा पार्ट है ना, अगर आपको पुराने लेक्चर चाहिए मैं वो भी आपको भेज दूंगा, आपको अपनी क्लास के चाहिए वो मैंने वैसे सारे दे दिए आपको, ठीक है। अब कॉस्ट मॉडल, हमारा जो छोटा सा प्लान है कि ईद से पहले ये जो कुर्बानी आ रही है, तो एक छोटी सी आपकी कुर्बानी होगी, और वो मेरी कोशिश है कि आईएस 16, आईएस ये इसके बाद हमने 20 शुरू करना है, और कोशिश करेंगे कि आईएस 23 भी कंप्लीट कर लें। ये हमारी वो मिनिमम कोशिश होगी। और अगर मैक्सिमम कोशिश पे चले गए, ये जो आप छुट्टियों का रिवाज अगर ना डालो, तो ये 36 और 40 तक, मतलब ये कोशिश करेंगे कि ये 5 स्टैंडर्ड हो जाए। ये सिर्फ कोशिश है, यहां तक कंफर्म करेंगे, ठीक है। और ये भी कोशिश की जा सकती है, हम 5 स्टैंडर्ड कर लेंगे तो हमारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अगर आप छुट्टियों की बात ना करो तो फिर तो ये काम बड़ा अच्छे तरीके से, पर अगर आपने छुट्टी ले ली, ठीक है, इस छुट्टी के बदले अगले महीने के सारे संडे फिर मैंने ऑन कर दे, ठीक है ना। हाँ हाँ, एक दिन में नहीं पढ़ाऊंगा तो अगले 4 छुट्टियों में तो पढ़ लेंगे ना। अब मुझे आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कहना नहीं नहीं कल छुट्टी मिल जाए, क्योंकि आप लोग पता है कि तरले आप वैसे कर लेते हो, तो आपको पता है कि चलो अगले भी फिर तरले कर ही लेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। आज थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देता हूं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम, जी जी हाँ जी हाँ जी। ये इधर ना मेरे उधर लग रहा है कि बात कॉलेज से स्कूल से कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस, हाँ जी मैंने ना खलील खान को भेजा पिक करने के लिए। तो ना वो कार्ड ना बेसिकली वो मेरे छोटे भाई के पास था, तो वो बिहाड़ी गया हुआ है, तो मैंने ना तो पिक्चर दी हुई है, पिक्चर शेयर की थी, व्हाट्सएप की है। हाँ जी, तो वो ठीक है। हाँ जी, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको याद है कि हमने कहा था दो तरह से मेजरमेंट होती है, एक इनिशियल मेजरमेंट और एक
अगर आप सच में सीए करने आए हो ना, तो अकाउंटिंग के सारे पेपर ध्यान से पढ़ो, तो आपको हर आने वाला अकाउंटिंग का पेपर छोटा होता जाए, बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। अब आपने अभी हम आई16 ही शुरू कर चुके हैं, और आई16 में कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपकी पीआरसी की, ये सारी बातें वही है, और हम सिर्फ क्वेश्चन एडवांस होते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है। अब जैसे FR1 पढ़ लोगे तो R2 के अंदर यही चीजें होंगी, थोड़ी एडवांस होना शुरू हो जाए। तो जब आप फाइनल पेपर में जाओगे, अगर आपको पिछली सारी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट याद है, तो वो आपका इतना ज्यादा बर्डन नहीं बने। मुश्किल कब होता है, जब आप पिछला पेपर रटेल से पास करके आए हो, पिछला कुछ आता नहीं आपको, अगले पेपर में चले गए हो पास होके किसी ना किसी तरीके से, तो फिर आपको बर्डन लगेगा, क्योंकि आपको तो पिछला याद ही नहीं है सारा। अब देखिए इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, और ये सारा कॉस्ट का चक्कर हमने पढ़ा कि क्या ऐड होना है, क्या इग्नोर होना है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होती है, एक को बोलते हैं कॉस्ट मॉडल और एक को बोलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। एक बोलते हैं कॉस्ट मॉडल, एक बोलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। ओके होगी बात। अब कॉस्ट मॉडल हमने पढ़ लिया। अच्छा, कॉस्ट मॉडल को ना हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते होते हैं। कॉस्ट मॉडल को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी, हिस्टोरिकल कॉस्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट मॉडल उसकी एक एग्जांपल है। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने चैप्टर 1 में पढ़ना है आईएसबी फ्रेमवर्क के अंदर, लेकिन उसकी एक एग्जांपल है कॉस्ट मॉडल। अच्छा, ये होता क्या है, इसको हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा इसका, कि आपने करना यह है, बुक वैल्यू लिखते हो ना। अच्छा, बुक वैल्यू को हम बुक वैल्यू लिखते हैं, आई कैप ज्यादातर लिखता है नेट कैरिंग अमाउंट। आपको नेट कैरिंग अमाउंट का फार्मूला आता है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। वो क्योंकि अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, तो ये लफ्ज से आपको यदि आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो, लेकिन ये चैप्टर पूरा IAS 36 हमारा सिलेबस में है, माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। फिलहाल आप इतना ही बस सीख लें, ओके है। और ये आपके FR1 के अंदर सवाल आया हुआ है कि जब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, बताओ उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। FR1 में 1 नंबर का ये MCQs आएगा। तो नेट कैरिंग अमाउंट हमारे पास किस तरह से आती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस, ये कॉस्ट मॉडल है। और वो जो अभी तक हम जो कुछ पढ़ रहे थे वो कॉस्ट मॉडल था। ठीक होगी बात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। अब रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रीवैल्यूएशन का मतलब यह है कि जब आपने एक एसेट खरीदा, जैसे कि लैंड है, लैंड तो वैसे ही नॉन डेप्रिशिएबल है। अब आपने देखा कि आपने एक लैंड खरीदी 10 लाख 1/1/2024 को। अब क्या 1/1/25 को वो लैंड 10 लाख की होगी? हो सकता है उसकी कीमत कम हो गई हो सकता है उसकी कीमत ज्यादा हो गई होगी। अगर हो सकता है उसकी उस दिन की वैल्यू मार्केट के अंदर 12 लाख है, क्या वैल्यू है? तो स्टैंडर्ड हमें कहता है इसको रीवैल्यू कर दो। रीवैल्यू का क्या मतलब होगा, इसकी वैल्यू चेंज कर दो, 10 की बजाय 12 लाख लिख दो। हमने कहा अच्छा लिख देते हैं, लैंड अपनी 2 लाख से डेबिट कर देते हैं। कहता है वो जो डबल एंट्री है ना, लैंड तो 2 लाख से डेबिट कर दी, वो जो 2 लाख है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो आपको 2 लाख का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। क्या ये ही होता है कि जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं क्या वही रीवैल्यू होते हैं? नहीं, सारे ऐसे रीवैल्यू हो सकते हैं। जैसा कि आपने एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी आपने ये खरीदी 2016 के अंदर,
अब आपने ये जो गाड़ी 2016 के अंदर खरीदी है, ये खरीदी है 20 लाख की, ठीक है। आपने इसको डेप्रिशिएट किया 10 सालों पे, 10 पे डिवाइड कर देते तो आंसर जल्दी आएगा। 2017 में 2 लाख ये डेप्रिशिएट हो गई। अब आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी रह गई? 18 लाख। स्ट्रेट लाइन को देखते हैं तो 2018 में भी 2 लाख, गाड़ी की कीमत कितनी रह गई? 16 लाख। फिर पाकिस्तान में तब्दीली आई, 2018 में पाकिस्तान में तब्दीली आ गई, और जैसे ही तब्दीली आई कीमतें भी तब्दील हो गई। अब ये जो 16 लाख वाली गाड़ी मार्केट में, जो आपको लगता है कि अब 16 लाख उसकी वैल्यू रह गई है, मार्केट में इसकी वैल्यू अगर बेचने जाते हो तो 30 लाख की हो। और ये हकीकत है, ऐसा ही हुआ है। इवन के जो मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी ये, वो 15 लाख में खरीदी थी ये वाली, और अब भी अगर मैं बेचूं ना, ये 30 प्लस में बिकती। वजह क्योंकि मैंने तब्दीली से पहले खरीदी थी, और तब्दीली के बाद फिर आपके सामने ही है सारी चीजें। अभी कीमतें कुछ कम तो हो रही हैं, लेकिन उस तरह से तो नहीं हो रही जिस तरह से वो अब 15 लाख में तो नहीं आया होगा ना काम। तो अब क्या हुआ कि 16 लाख वाली गाड़ी किसी भी तरह से, जरूरी नहीं कि हम सारा कसूर एक ही चीज पे ले जाएं, किसी भी वजह से अगर गाड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या जो चीज, इवन के एक गाड़ी विड्स आपने देखी होगी मार्केट के अंदर, ये विड्स गाड़ी मार्केट में आई थी ना, ये 2.5 लाख रुपए की थी जब पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई, और तब भी गाड़ियों की कीमतें अच्छी खासी थी। लोगों ने इस विड्स गाड़ी को ना एक छोटी फैमिली के लिए एक गाड़ी बनाई थी, एक छोटी गाड़ी के तौर पे। पाकिस्तान के अंदर इसकी इतनी ज्यादा डिमांड हो गई कि 2 सालों के अंदर, तब्दीली से भी पहले, इस गाड़ी की कीमत 8-9 लाख से भी क्रॉस कर। अब जिन लोगों ने 2.5 लाख की खरीदी थी उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। तो स्टैंडर्ड कहता है डेप्रिशिएट होने से तो वैल्यू कम होती है, ये तो वैल्यू बढ़ गई, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है इसको रीवैल्यू कर दो। अब ये 2 गाड़ियों के साथ मैंने ये हशर होते देखा है, एक इसके साथ और एक ना एपीवी, एक वैन आई है, तकरीबन उसके बाद तकरीबन 18 या 20 लोगों की गुंजाइश होती है। अब लोगों ने किसी और पर्पस के लिए बनाते हैं, हम लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जापान में या जहां भी गाड़ियां बनती हैं, उन्होंने गाड़ी इसलिए ये बनाई कि एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जो लोग रहते हैं ना, वो बेचारे कोई बाइक पे जा रहा होता है, कोई गाड़ी की छत पे बैठा होता है, वो कहता है कि चलो ये एक ऐसी गाड़ी हो कि जिसमें कोई 15-20 लोग पूरे आ जाए, तो किसी के लिए भी कहा जा सकता है। तो उन्होंने ये गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई एक ज्वाइंट फैमिली पर्संस के लिए कि वो गाड़ी ये ले। पाकिस्तान में उन्होंने ना किराए पे चलाना शुरू कर दिया, बारात पे या इधर ओवरऑल उन्होंने ना, इवन के यहाँ पर इतनी गाड़ी, ये 8 लाख में इंट्रोड्यूस हुई थी जब ये गाड़ी नई आई थी मार्केट के अंदर, 8 लाख में, और अब उसकी कीमत संभाली नहीं जा रही, 8 लाख की ये गाड़ी थी। और लोगों ने क्या किया कि ये छोटे शहरों में ना वो गाड़ी की ट्रांसपोर्ट शुरू कर दी, अगर फैमिली गाड़ी थी, और अगर फैमिली की हद तक रहती तो इसकी कीमत इतनी ज्यादा ही नहीं जानी थी, लेकिन क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होना शुरू होगी, गाड़ी की कीमतें आए दिन 24 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे ऊपर बढ़ना शुरू होगी। तो फिर जिनकी पुरानी गाड़ियां, जिन्होंने 8 लाख की खरीदी थी, उनकी भी वैल्यू कम होने की बजाय ज्यादा हो। तो स्टैंडर्ड भी इस चीज को कंसीडर करता है। स्टैंडर्ड कहता है कभी ऐसी चीज जो आपको लगे कि इसकी वैल्यू के अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती है, एक तो होता है ना कंसिस्टेंट बेस पे उसकी वैल्यू कम होती जाए, और अगर आपको लगता है कि उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन आएगी, कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी, कहते हैं फिर उसको कॉस्ट मॉडल पे ना रखो, क्या रखो उसको, रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखो, कि जब भी आपको लगे उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ा दो। कॉस्ट मॉडल के अंदर हमने कभी वैल्यू नहीं बढ़ाई थी, चाहे बढ़े या ना बढ़े, हम कॉस्ट मॉडल में कभी नहीं बढ़ाते। लेकिन अगर रिवॉल्यूशन मॉडल है तो फिर हम, अगर वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट में हम बढ़ा देंगे, अगर मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी हम कम कर देंगे, अगर स्टेबल रहेगी तो हम भी स्टेबल रहेंगे। तो रिवैल्यूएशन मॉडल उन एसेट्स के लिए हुआ कि जिनकी प्राइसेस के अंदर या वैल्यू के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा आती है। तो उसके लिए अब रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर क्या क्या बातों का जिक्र होता है। रिवैल्यूएशन मॉडल, सबसे पहले एक चीज जिसको आप कहोगे फेयर वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू,
फेयर वैल्यू या प्राइस कम हो जाए तो कम कर देंगे। तभी नहीं, एक होता है कंसिस्टेंट बेस पे कम होना, किसी रेगुलर पैटर्न के ऊपर, सिस्टमैटिक एलोकेशन, तो फिर कॉस्ट मॉडल। लेकिन अगर कम होता है लेकिन अचानक कम हो जाता है, यानी सिस्टमैटिकली नहीं होता, अचानक कीमत गिर जाती है, अचानक कीमत ऊपर चली जाती है, तो उसके लिए फिर रिवर्शन मॉडल बेस्ट होता है, यानी जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आती है। फेयर मार्केट वैल्यू भी इसे बोलते हैं, या इसको क्वेश्चन पर्पस के लिए रीवैल्यू भी बोलते हैं। कॉस्ट मॉडल पे बना रहे हैं अचानक से वो फिर इंपेयरमेंट होती है, वो आई 36 में जाएगी। फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू या रीवैल्यू, ये कौन सी वैल्यू होगी? आज की वैल्यू, आज आपका एसेट मार्केट में कितने का बिक सकता है। आज सपोज आपके पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी थी, आपने 18 लाख 20 लाख की खरीदी थी, और उसमें से 4 लाख की डेप्रिशिएट हो गई थी, और अब वो रहती कितनी है? 16 लाख। इस 16 लाख को कहते हैं बुक वैल्यू। क्या कहते हैं? बुक वैल्यू, या क्या कहते हैं? कैरिंग वैल्यू। आप जाते हो मार्केट के अंदर, मार्केट में देखते हो जी आपकी गाड़ी कितने की बिकेगी, वो कहता है जी आपकी गाड़ी हम 21 लाख में खरीद लेंगे। तो 21 लाख क्या चीज है? उसकी री वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू। उसको फेयर वैल्यू कहो, उसको मार्केट वैल्यू कहो, उसको री वैल्यू कहो। आज आपकी गाड़ी जितने में नेट पैसों पे बिक सकती है उसे हम क्या बोलेंगे? सपोज दैट 21 लाख है उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू। 16 लाख से कम भी हो सकती है, 16 लाख से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो वो मार्केट वैल्यू कहलाएगी। ये नहीं कि सिर्फ ज्यादा हो तो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट में जाकर वो कितने की बिक सकती है भाई। ओके, अब ये तो होगी 16 लाख उसकी बुक वैल्यू, 21 लाख होगी उसकी मार्केट वैल्यू। आप मुझे एक बात तो बताएं, आज चलो मैंने उस गाड़ी को बना दिया 21 लाख का, अब मैं 21 लाख को डेप्रिशिएट करूंगा या 16 लाख को आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा? 21 लाख को या 16 लाख को? 21 लाख को। अब 21 लाख को कैसे डेप्रिशिएट करूंगा? उसको किस पे डिवाइड करूंगा? पहले उसकी लाइफ थी 10 साल, अब मैं रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करूंगा, क्योंकि जब भी एसेट की वैल्यू के अंदर कोई चेंज आए तो या न्यू लाइफ या रिमेनिंग। अब सपोज दैट हम इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 21 लाख को 8 पे डिवाइड किया 26। अगर मैं 21 लाख में से 2625 माइनस करता हूं तो क्या वैल्यू बचती है? 21 लाख में से 2625 मैं माइनस करता हूं 18। इसको मैं बोलता हूं एक्चुअल बुक वैल्यू या एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। इसे क्या बोलूंगा? बुक वैल्यू कहना है ना, कैरिंग अमाउंट कैरिंग वैल्यू एक ही बात है। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। अगर ये एसेट रीवैल्यू ना होता, 21 लाख का ना होता, तब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आती भला? 2 लाख। तब ये कितने का बचता? 14 लाख। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं? अब मैंने 3 वैल्यू की बात करती हैं और पूरे इस रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर 3 चीजों की बात होगी। इसे क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। अब मैं 3 बातें करने लगा हूं। आज उसकी मार्केट वैल्यू जो है उसे क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू। अगर उस फेयर वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बताएंगे तो क्या आंसर आएगा? एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। और अगर पुरानी बुक वैल्यू बताएंगे उसे बोलेंगे हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का लफ्ज़ ही मतलब होता है हिस्ट्री, मतलब कोई चेंज ना आता तो बुक वैल्यू क्या होती, चेंज के बाद बुक वैल्यू क्या है, और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू। जो मार्केट में वैल्यू है वो फेयर वैल्यू, और चेंज के बाद बुक वैल्यू फाइंड की तो वो एक्चुअल बुक वैल्यू या एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। और अगर विदाउट चेंज बुक वैल्यू फाइंड करते तो वो क्या होता? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। और इन तीनों वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती रहेगी, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू। डन?
अब आते हैं इसके सवाल पे। एंट्री तो अभी बताऊंगा, सारा कुछ करना है जी। रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलते हैं, फिर पहले भी उसी पे जा रहे हैं। मेरे भाई रिवैल्यूएशन मॉडल दो टाइप का होता है, वैसे तो कई टाइप का होता है, मेन दो ही है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और डेप्रिशिएबल एसेट। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और डेप्रिशिएबल एसेट। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और डेप्रिशिएबल एसेट। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जब मर्जी रिवैल्यू हो जाए, जायज है। और अगर डेप्रिशिएबल एसेट की बात करें तो ये फर्दर तीन तरह से होते हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर पेपर में आ जाता है, एंड ऑफ द ईयर तो बहुत आता है, और ड्यूरिंग द ईयर एक दफा जिंदगी में आया हुआ है, वो भी अलग से सवाल नहीं आया, फाइनल अकाउंट के अंदर था, वरना इसके कोई चांस नहीं है। क्या हुआ? नहीं, फाइनल अकाउंट पहले इस FR1 में ही था, बाद में निकाल दिया, अब भी है वैसे। तो ड्यूरिंग द ईयर का कोई चांस नहीं है, एंड ऑफ द ईयर बहुत ज्यादा पेपर में आता है, और स्टार्ट ऑफ द ईयर भी आता जाता रहता है, ठीक है। अब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट तो आपको पता है आपकी जिंदगी में एक ही नजर आता है, लैंड। वैसे लैंड डेप्रिशिएट भी हो सकता है, कोई केस ऐसा है जिसमें डेप्रिशिएबल हो सकता है, लीज के केस में, और वो भी ऑपरेटिंग लीज, जो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में आपने देखा होगा। तो लीज के केस में इट मे बी डेप्रिशिएटेड, और वो भी किस केस में? ऑपरेटिंग लीज के केस में हो सकता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, एक जगह पर मैंने पढ़ा था, जिस जगह पर रेगुलर बेसिस के ऊपर कोई कुदरती आफात, जिसने हम कहते हैं कि जब सैलाब आ जाना या अर्थक्वेक आ जाना, तो वहां पर भी लोग जब लैंड खरीदते हैं ना, उन्हें लगता है कि अच्छा यार 8-10 सालों में तो एक दफा ये ऐसा होता ही होता है, तो वहां भी वो उसकी लाइफ डिफाइन कर देते हैं कि यार 10 सालों तक हमें लगता है कि ये ना फिर हमें कहीं उठ के जाना पड़ेगा, ये लैंड हमारी खत्म हो जाएगी। अदरवाइज जो नॉर्मल हालात में समझा जाता है ना, वो लीज का केस ही है। फिलहाल हम देखते हैं कि अगर लैंड नॉन डेप्रिशिएबल, तो मेन तो सिर्फ लैंड ही है, तो अभी जो हमारा टारगेट है वो लैंड ही है। हेडिंग दें रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, और ये आप टॉपिक किसी को मुश्किल नहीं लगेगा। रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ये ना सवाल हल करते हैं, उससे ही आपको पता चलेगा। मैं कहता हूं जनाब आपने लैंड खरीदी, फॉर रुपीज कितने की खरीद ले? 6 मिलियन की खरीद लेते हैं, 60 लाख एट 1/1/2023, 6 मिलियन की लैंड खरीदी। फेयर वैल्यू एट 8 मिलियन हो गई, 9 मिलियन हो गई। क्योंकि मैंने सवाल समझाना है तो परेशान ना होना, इसलिए हम इसकी वैल्यू कम भी करते हैं।
मिलियन से 7 मिलियन इसने कब्जा आपको वहां पर कोई ऐसा के साथ अब रहने के लिए लोग लेना नहीं चाहते, या कोई इस तरह का मामला हो गया कि किसी भी तरह से वैल्यू कम हो गई, 27 तक कर लेते हैं, फिर थोड़ी और वैल्यू कम कर लेते हैं, 5 मिलियन कर देते हैं, क्योंकि मेन तो स्ट्रक्चर समझाना है ना कि एंट्री कैसे पास कर। 27 23 में एक जमीन खरीदी थी 6 मिलियन की, 27 में वो 5 मिलियन की होगी, लेकिन दरमियान आती रही। ये इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री तो नहीं जो बेचने के लिए खरीदा है। ये सबसे पहले 1/123 को ज़िया उला इसकी क्या एंट्री पास होगी? लैंड डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। अच्छा, जब जर्नल एंट्री पास किया करनी है ना, तो वही नाम, जर्नल, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट क्रेडिट, वही सारा फॉर्मेट होता है। तो फिलहाल मैं तो सिर्फ ये लिख रहा हूं डेट, रुपीज इन मिल, और आपने यहां पर ही फिलहाल वर्किंग करने या अगले पेज पे वर्किंग कर लें, वहां पर दो चीजें लिखनी है। एक जगह पर आप लिख लें रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसका एक और नाम है वो बाद में बताऊंगा, रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन लॉस। 1/123 को आपने लैंड खरीदी, बताएं जनाब लैंड खरीदने की क्या एंट्री होगी? लैंड डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। अगर पैसे नहीं दे तो पेबल भी आ जाएगा, लैंड डेबिट, बैंक या कैश। डन। 1/124 को कोई नई जमीन नहीं खरीदी आपने, एसेट की वैल्यू ही 8 मिलियन हो गई, लैंड की वैल्यू कम हुई या ज्यादा? तो लैंड डेबिट करूंगा या क्रेडिट? डेबिट। कितने से डेबिट? तो 1/124 मैं लैंड डेबिट कर दूंगा 2 मिलियन से। क्रेडिट क्या करूंगा? अगर मेरा एसेट रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हुआ तो लॉस, बढ़ गया तो सरप्लस, कम हुआ तो लॉस, तो इसको बोलूंगा रिवैल्यूएशन सरप्लस 2 मिलियन। और वर्किंग में जहां रिवैल्यू सरप्लस लिखा हुआ है उसके नीचे मैं 2 मिलियन लिख दूंगा। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस स्टाइल में मैं आपको वर्किंग करवाऊंगा ना, उस स्टाइल के लिए ये लिख लिया करें। आप लिख लिया कि आपका सरप्लस के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है। कुछ लोग इस तरह वर्किंग साथ साथ कुछ लोग इसका लेजर छोटा सा बना लेते हैं। आप लेजर बना लो तो भी ठीक है, और अगर इस तरह से वर्किंग कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। लेजर से वो होता है ना कि एक दफा अजीब सी वर्किंग करनी पड़ती है, साथ साथ ही चलता जाता है। उसके बाद आ गया हम 1/125, एसेट की वैल्यू 1 मिलियन से और बढ़ गई। 1/125 को 8 मिलियन से 9 मिलियन होगी। लैंड डेबिट हुई या क्रेडिट? डेबिट। कितने मिलियन से? 1 मिलियन से। कोई ये ना कि 3 मिलियन, 6 से 9 हो गई, 2 मिलियन से डेबिट कर चुके हो और वो अपने लेजर में जा भी चुकी है। तो आपने 1/125 को लैंड डेबिट कर दी 1 मिलियन से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर दिया, और अपने बैलेंस में 1 ऐड कर दिया। ओवरऑल टोटल कितना सरप्लस हो गया? अगर लेजर बनाते हैं तो कैरी ऑन आता जाता साथ साथ, और अगर वैसे वर्किंग करो तो प्लस माइनस करके लिखते जाओ। ठीक होगी बात? अब आ गया 2026 पे, और यहां से ही पूरा सरप्लस समझ लगना है आपको, पूरा रिवैल्यूएशन मॉडल। हमारे पास एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 7।
लैंड की वैल्यू कम हुई है ज्यादा, लैंड डेबिट हुई या क्रेडिट, क्रेडिट हुई। हाँ हो सकता है, फिर एंट्री पास नहीं करेगी क्योंकि लैंड डेबिट हुई ना क्रेडिट हुई। 1126 आपकी लैंड 2 मिलियन से मैंने 2 मिलियन कम कर दिया। एसेट को जितने से कम हो या ज्यादा हो उतने से डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब मैं डेबिट क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन लॉस क्या करूंगा। अब रिवैल्यूएशन लॉस लिखने की इजाजत नहीं है तब तक जब तक आपका सरप्लस पड़ा हुआ है। ये बात समझने वाली है बस पूरे रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर। लॉस आया, मैं लॉस लिखने लगा तो सरप्लस पड़ा हुआ है, तो स्टैंडर्ड कहता है जब तक सरप्लस पड़ा हुआ है ना, सरप्लस को रिवर्स कर दो, जब सरप्लस खत्म हो जाएगा तब लॉस का नाम लिखना। अब लॉस क्या लिख सकता हूं, सरप्लस पड़ा हुआ, पैसे जेब में हूं, बंदा उधार मांग रहा हूं, तो जब तक पैसे जेब में है वो खर्च करो। तो जब तक सरप्लस पड़ा हुआ है पहले उसको खत्म करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि सरप्लस बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है, इनकम नेचर का होता है ना। जब इसको खत्म करना हो, कम करना हो तो डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट कर दे, तो मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, नॉट रिवैल्यूएशन लॉस, 2 से, और यहां से बैलेंस में से 2 माइनस कर दूंगा, बाकी मेरा स्टिल 1 मिलियन से सरप्लस बैलेंस में पड़ा। डन। अब आगे चले 2027 पे 1127 मेरा एसेट 7 से 5 हो गया, लैंड कम हुई ज्यादा, 7 से 5 कम हुई, वो उसको क्रेडिट कर दो बगैर सोचे समझे, क्योंकि लैंड ज्यादा हो तो डेबिट, कम हो तो 2 मिलियन से 7 से 5 हुई। लैंड में नहीं देखना, लैंड जितनी अमाउंट से बढ़ गई उतनी अमाउंट से डेबिट, जितनी अमाउंट से कम हुई उतनी अमाउंट से क्रेडिट। तो लैंड मैंने कर दी क्रेडिट, कितने से, लॉस आया। अब लॉस लिखने की इजाजत कब तक, जब तक सरप्लस पड़ा हुआ। मैं 2 मिलियन लॉस लिखने लगा तो पता चला 1 मिलियन तो सरप्लस पड़ा हुआ है, तो 1 मिलियन सरप्लस डेबिट करूंगा और बाकी अब खत्म हो गया, फिर उससे अगला मिलियन लॉस डेबिट करूंगा। तो मैंने एंट्री क्या करूंगा, डेबिट 1 मिलियन से और रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट 1 मिलियन, और ये 1 मिलियन, ये 1 मिलियन खत्म हो गया और लॉस वाली साइड पे 1 मिलियन हम बैलेंस के अंदर ओवरऑल मेरा 1 मिलियन का लॉस रह गया। ये बात समझ लगी। तो बिल्कुल ये पूरे रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर कल हम इसको डिटेल में सीखेंगे। पूरे रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हमने बस सरप्लस कब डेबिट करना है, सरप्लस कब क्रेडिट करना है, लॉस को कितना डेबिट करना है, यही कहानी है। ठीक है, तो आपका काम कल आई कैप की किताब को ओवरऑल अपना वेरीफाई कर लो कि कोई बात या कोई सवाल, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल मैं सब कुछ करवा चुका हूं। हाँ कॉस्ट मॉडल की, रिवैल्यूएशन मॉडल की नहीं, कॉस्ट मॉडल की। अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है कि वो आपको परेशान कर रही है तो वो कल आकर पूछ लेना, या अगर आप मिलके कॉस्ट मॉडल, तो मैं कहता हूँ बुक तो कंप्लीट करो ना, बेसिक एग्जांपल टाइप। तो कल फिर इंशाल्लाह हम रिवैल्यूएशन मॉडल को कंप्लीटली स्टार्ट करें।